हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो हमारा थीम 6 है वो, जिसे हम कहते हो तीन वर्ग या फिर 3 ऑर्डर्स। ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो हमारी हिस्ट्री है वो कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है और चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी थीम्स है, लाइक 3 से 4 थीम है, तीन थीम है अप्रोक्सीमेटली। तो आपने पहले देखा अर्ली सोसाइटीज़ कैसी थी, कैसे मनुष्य लाइक स्टार्ट होता है, मानव बनता है। उसके बाद आपने देखा एम्पायर कैसे सेट होने शुरू हुए। उसके बाद कैसे कल्चर चेंज होते हैं हम वो देखेंगे, किस तरह से जो हमारे कल्चर है, संस्कृतियाँ हैं वो बदलती हैं, हमारे ट्रेडिशंस बदलते हैं। तो इन चेंजिंग ट्रेडिशंस में ही हम जो एक थीम पढ़ने वाले हैं वो है थीम 6, हमारी जो 3 वर्ग है, 3 ऑर्डर्स है, जो कि हम थोड़ा रोमन एम्पायर से लेंगे, थोड़ा फ्रांस वगैरह से लिंक होगा इस चीज़ का पूरा। ठीक है, कि कैसे वो 3 वर्ग होते हैं। जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी होता है हर चैप्टर का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है कि आप आगे के थीम में क्या पढ़ने वाले हो। तो पीरियड अंडर कंसिडरेशन जो हम इस बार कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो है मेजर डेवलपमेंट का यूरोप में, जिसमें चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में और जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि इस तरह से कल्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम अटेंशन करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे, लाइक कॉन्टिनेंट्स का कॉन्टेक्ट कैसे था, अलग अलग चीज़ें, व्यापार में कैसे चीज़ें होती थी, आइडियाज़ क्या क्या आ रहे थे, इन्वेंशन क्या क्या हुए, कौन कौन सी चीज़ें हुई। ठीक है, किंगडम में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे जो ट्रेड रूट्स हैं उन्हें एक्सेस किया जा रहा था। ठीक है, वुमेंस का क्या मतलब इंपॉर्टेंस थी, कैसे वो स्लेव बनाई गई या नहीं था, क्या था। ठीक है, और इसके अलावा वो किस तरह से पूरी चीज़ें फुलफिल होती हैं, हम ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। जो अब देखो क्या होता है, हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप वाली हमने बात करी, जहाँ पे कंपेरेटिवली हमने कहा था कि छोटे टाउन बने हुए थे पहले। ठीक है, तो उस जगह पे कैसे सोशल इम्पैक्ट पड़ा, किस चीज़ का, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हुआ और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, किस टाइम पीरियड में, 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में। 9th सेंचुरी मतलब 800 वाली रेंज के सन और 16वीं शताब्दी यानी कि 1500 वाले सन। ठीक है, तो 800 से 1500 के बीच में इटली, स्पेन और फ्रांस में क्या क्या असर पड़ा। इसमें भी देखो हमने वेस्टर्न यूरोप की बात करी, उसमें भी हम इटली, स्पेन और फ्रांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो जब रोमन एम्पायर था, जब हमने देखा ना 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था अपना रोमन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा लाइक ख़त्म होना शुरू होता है। फिर यहाँ के जो लोग होते हैं, जो जर्मन मूल के लोग होते हैं, ठीक है, जर्मनी कंट्री नहीं थी पहले, जर्मनी बाद में कंट्री बनी है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उससे पहले क्या था कि जर्मनी जर्मन लोग अलग अलग एरियाज़ में बटे हुए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रूल करते हैं इनकी इटली में। ठीक है, आपका फ्रांस में आते हैं, ये वाला फ्रांस वाले देखो अभी भी क्या है, फ्रांस और जर्मन का बाइफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैप मिक्स हो रहा है। तो देखो ये रहा आपका, देखो इंग्लैंड, ठीक है, ये आपका स्पेन है यहाँ पे और ये आपका फ्रांस है। ठीक, और इटली आपका ये रहा। ये हमने चीज़ें देख ली हैं। इन्हीं जगहों पे हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही देखो कोई पॉलिटिकल फोर्स एक नहीं थी, लाइक जब राज्य एक नहीं है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही। अगर मान लो हमें पता हो कि मेरी कोई एक सरकार है या फिर इस फोर्स के अंदर मुझे रहना है, तो क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। लेकिन जब एक यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स नहीं है तो क्या होते थे, मिलिट्री के जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे वो चलते रहते थे। इससे क्या होता था, ज़रूरत पड़ती थी कि अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा रखा जाए। ठीक है, ज़मीन को इकट्ठा रखा जाए। ज़मीन एकदम से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी, क्योंकि देखो कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, कोई एक पॉलिटिकल राज्य नहीं था। तो क्या हो रहा था कि आर्मी आती थी, ज़मीन हड़प लेती थी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल होता था कि ज़मीन ले ली तो ठीक है हम उस पर रूल करेंगे। तो ज़मीन एकदम से इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो सारी चीज़ें जो सोशल इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल है या कुछ भी है, वो अब ज़मीन से रिलेटेड होने लगा। ठीक है, क्या हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्रोल ऑफ लैंड पे डिपेंड करने लगी। ठीक है, सारा जो इंपीरियलिज्म है, रोमन ट्रेडिशन का, जर्मन कस्टम्स का, उन दोनों को मिक्स करके, लाइक रोमन लोग, ठीक है, रोमन ट्रेडिशन जो रोमन एम्पायर में था पहले, और जो जर्मन के जो परंपराएं हैं उन्हें फीचर करा गया, उन्हें दोनों को मिक्स करा गया। साथ में क्रिश्चियनिटी, जो रोमन एम्पायर ने अपना धर्म अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था, रोम के कोलैप्स होने के बाद, यानी कि रोम तो खत्म हो गया था लेकिन स्टिल क्रिश्चियनिटी बची थी। ठीक है, रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था लेकिन रोम खत्म हो गया था, स्टिल आपका धर्म बच रहा है क्योंकि धर्म क्या है, लोगों के अंदर की बिलीफ है। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला धर्म पूरा स्प्रेड होता है नॉर्दर्न यूरोप में, इनके ऊपर के साइड वाले नॉर्थ वाले यूरोप में। ठीक है, इससे क्या होता है, चर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लैंड होल्डर्स के लिए या फिर पॉलिटिकल पावर के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए या फिर आप लैंड होल्डर बनना चाहते हो तो चर्च इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो इसी सब बेसिस पे कि लैंड इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी धर्म भी इंपॉर्टेंट हो गया था, चर्च इंपॉर्टेंट हो गई, तो आपके 3 ऑर्डर बनाए गए जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर फोकस करने वाला है। और ये 3 ऑर्डर्स क्या हैं आपके, बेसिकली ये 3 ऑर्डर्स हैं आपके, जो क्रिश्चियन प्रिस्ट हैं जिन्हें आप पादरी कहते हो, लैंड ओनिंग नोबल्स हैं जिन्हें आप अभिजात वर्ग कहते हो, और पीजेंट्स हैं जो आपका किसान वर्ग है।
है। यानी कि एक हो गया पादरी वर्ग जो कि आपके क्रिश्चियन प्रिस्ट हैं, लैंड ओनिंग नोबल्स जो मतलब एक तरह से समझ लो अगर हम हिंदू वाले रीजन से कंपेयर करें, लाइक ब्राह्मणवाद वाली जो ट्रेडिशन होती है उससे कंपेयर करें तो एक ब्राह्मण हो गए, उसके बाद क्षत्रिय हो गए और पीजेंट इज लाइक आप शूद्र मान सकते हो। व्यापारियों वाला जो सारा काम होता था, लाइक जो हमारे वाली सोसाइटी में हम कह सकते हैं व्यापारियों का काम था, वो था कुछ लैंड ओनिंग नोबल्स और पीजेंट्स मिलकर कर देते थे। लेकिन इनके में 3 ऑर्डर्स हैं, हमारे में 4 अलग बात है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे जो काम करते थे और ये 3 ग्रुप काफ़ी लंबे टाइम तक इंपॉर्टेंट रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, ठीक है। लगभग बात करें जा रहे हैं ओवर द लास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लिखी गई है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो सब लोग काफ़ी लिखते थे, ठीक है। डिटेल्ड वर्क हमें मिला है हिस्ट्रीज़ को लेकर, इंडिविजुअल विलेजेस का भी हमें मिला है। इतना भी पॉसिबल हो पाया मिडिवल पीरियड में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मिल पाए हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें जिसमें हमें डिटेल्स मिलते हैं कि लैंड ओनरशिप किसके पास थी, किसके पास ज़मीन थी, क्या प्राइजेस थे, कौन कौन से लीगल केसेस थे। जैसे क्या पता चलता है चर्चेस क्या रखती थी। अब देखो जो चर्च है वो कैसे डिटेल रखती थी कि कौन जन्मा है, किसकी शादी हुई है, कौन मरा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी धार्मिक काम से रिलेटेड होती थी उन सब का रिकॉर्ड चर्चेस से हमें मिल गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत हेल्प ज़्यादा करता है कि जितने मरे, जितने जिंदा है, जितनों की शादी हुई, तो हमें फैमिली का स्ट्रक्चर समझ में आता है। इसके अलावा चर्चेस के पास क्या होते थे, इंस्क्रिप्शंस भी होते थे किस चीज़ के, ट्रेडर्स के, कि किस किस ट्रेडर्स एसोसिएशन है, क्या क्या व्यापार हो रहा है, कहाँ कहाँ पे, सॉन्ग्स क्या क्या गाए जा रहे हैं, स्टोरीज क्या क्या है, फेस्टिवल्स क्या क्या मनाए जाते हैं, कम्युनल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, क्योंकि चर्च इंपॉर्टेंट थी। आप समझ लो कोई भी रिलीजन प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये सारी डिटेल्स हमें चर्चेस से मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हिस्टोरियन समझते हैं इससे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को कि चेंजेस कैसे हुए, कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या फिर पीजेंट अपने क्या करते हैं, रिवोल्ट करने शुरू करते हैं, तो लॉन्ग टर्म चेंजेस भी पता चलते हैं और शॉर्ट टर्म भी। जिस पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में बढ़ती है वो चर्चेस के रिकॉर्ड से पता चल गया, और पीजेंट्स ने क्या करे थे, रिवोल्ट करने में शुरू हुए, तो शॉर्ट टर्म चेंज हुआ जो भी हुआ, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड है। यानी कि हमें अच्छी खासी हिस्ट्री मिल जाती है इनकी। स्कॉलर्स की माने तो जो फ्रांस के स्कॉलर्स हैं वो जो कहते हैं जिन्होंने फ्यूडलिज्म पे वर्क करा है उनमें से एक है बलोच। मार्क बलोच कहते हैं कि वॉज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु आर्ग्यू दैट हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ मच मोर देन जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं है जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, या फिर जो बड़े लोगों की लाइफ है, वो ये भी है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसने ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे शेप करा है, ठीक है, किस तरह से सारे फैक्टर्स जुड़ते हैं एक दूसरे से। कि अगर मैं पर्टिकुलर एक जगह पे रहती हूँ, अगर मैं कोस्टल एरिया पे रहती हूँ इंडिया के, तो मैं नॉनवेज खाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे वाटर से मिलेगा ही वो, ठीक है। तो मेरी ज्योग्राफी से मेरी ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, लिंक्ड होती है, किस तरह से मेरी लाइफ है वो मेरी ज्योग्राफी से लिंक्ड होती है। बिहेवियर क्या है मेरा, एटीट्यूड क्या है लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल का, यानी कि सोसाइटल चेंज जो भी है वो सब लिंक्ड करके पढ़ने का इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा जो बलोच फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं वो यूरोपियन में पर्टिकुलरली फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी की 900 से 1300 के बीच, यानी कि आपकी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में 10 to 14, ठीक है, जो कि रिमार्केबल रिलेशन दिखाते हैं हायरार्कीज में कि एक बड़ा है एक छोटा है, पूरा सीनियर और जूनियर वाला पूरा सिस्टम है, हायरार्की मेंटेन हुई हुई है। लैंड मैनेजमेंट कैसे होता था, जमीन पे काम कौन करता था, ओनरशिप किसके पास थी, पैसा कौन कमाता था उससे, और पॉपुलर कल्चर क्या थे उस टाइम के, ये सब हम देखने वाले हैं। वैसे उन्हें मार दिया गया था, कब, नाजीज ने मार दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ये सब पढ़ा है और काफ़ी उस पर सर्च वगैरह करी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्यूडलिज्म का इंट्रोडक्शन। सामंतवाद होता क्या है, सामंतवाद का परिचय, फ्यूडलिज्म क्या है। तो बेसिकली अगर आप मध्यकालीन यूरोप की बात करो, मध्य 5th से 15th सेंचुरी, यानी कि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी को हम मिडीवियल एरा कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। अगर हम मिडीवियल एरा की बात करें तो इस टाइम पे जो पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल और सोशल रिलेशनशिप थे यूरोप में, उस चीज़ को डेराइव करने के लिए टर्म आई फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ही क्यों आई, फ्यूड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, हम लैंड की बात करने वाले हैं। अभी हमने लैंड की इंपॉर्टेंस भी समझी थी पहले, तो हम लैंड की बात करने वाले हैं। बेसिकली मिडीवियल फ्रांस की बात हो रही है और बाद में हम इसे इंग्लैंड और इटली तक भी पहुँचाने लगे। लाइक इस टर्म की जो बात हुई थी स्टार्टिंग में फ्रेंच की, फ्रांस में क्या रिलेशंस थे ये सब समझने के लिए, और बाद में हम अलग अलग एरियाज में इसे देखने लगे। अगर आप इकोनॉमिक सेंस में बात करो तो फ्यूडलिज्म बताता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, लॉर्ड और पीजेंट के रिलेशन पे, कि होता है कि जो ज़मीन होती है वो ज़्यादातर क्या होती है कि बड़ी बड़ी ज़मीन लॉर्ड के पास होती थी, यानी कि जो मालिक होते थे उनके पास होती थी। जो पीजेंट होते वो छोटे किसान होते थे। अगर किसी छोटे किसान के पास अपनी ज़मीन है तो उसे अपनी ज़मीन में खोदनी होती थी और अपने उस मालिक की, लॉर्ड की भी ज़मीन खोदनी होती थी, यानी कि जोतनी होती थी, ठीक है। ज़मीन जोत दी, यानी कि खेती कर दी, इसके बदले में ये क्या देते थे इन्हें, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन, लाइक सुरक्षा देते थे। अभी हमने बताया ना, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर एक तो था नहीं, तो क्या होते थे, युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे, युद्ध जाते थे तो सुरक्षा
सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये किसान क्या करते थे, लॉर्ड की भूमि को जोतते थे और लॉर्ड क्या करते थे, इन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके अलावा जो लॉर्ड थे उनके पास बहुत सारे अधिकार थे। कौन कौन से अधिकार थे, जुडिशियल कंट्रोल था कि न्यायिक अधिकार थे कि वो सब देखते थे किसानों के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्राइम कराया क्या नहीं है, ये सब। इसके अलावा ये सारी चीज़ें देखते थे मिलिट्री की, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं है बल्कि सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी लाइफ पे फ़र्क डालता है। लाइक सोशल इम्पैक्ट भी है, पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। आगे आप देखोगे कि इवन मैरिजेस तक का भी कि शादी किससे करनी है ये भी डिसाइड करवाते थे ये लॉर्ड पीजेंट्स की, यानी कि जो छोटे किसान हैं वो शादी तभी कर सकते थे जब उनका लॉर्ड अलाउ करेगा। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो स्टार्टिंग है इन सारी चीज़ों की स्टार्टिंग तो रोमन एम्पायर से हो गई थी, लेकिन और ज़्यादा स्टैब्लिश कब होता है और ज़्यादा बढ़ता कब है, फ्रेंच किंग चार्ले मैग्ने के टाइम पे। ठीक है, उसके ये कहते हैं कि चार्ले मैग्ने ने क्या किया था, इंग्लैंड पे जाके शासन करा था, इंग्लैंड को लाइक जब्त कर लिया था, मतलब अपने रूल में ले लिया था। तो इंग्लैंड में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई और बेसिकली ये पॉपुलर होती है 11वीं सेंचुरी के अराउंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड की हम बात करें, बेसिकली फ्रांस क्या है, फ्रांस पड़ा कैसे नाम, फ्रांस है क्या, बेसिकली एक जगह का नाम है गॉल। ठीक है, गॉल क्या है, गॉल एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर का। ठीक है, यहाँ पे लोग आए, कुछ फ्रैंक लोग आए और उन्होंने उस जगह को नाम दे दिया फ्रांस। देखो अभी हम देखेंगे इस मैप में इन्होंने गोल ही मेंशन कर रखा है। मैंने भी कहा ना कि ये फ्रांस नहीं है, अभी ये देखो गोल है। ठीक है, ये जो गॉल है, ठीक है, ये बाद में फ्रेंच बनता है, फ्रांस बनता है और इसकी शेप थोड़ी सी और लाइक इधर से थोड़ी सी लैंड आ जाती है फ्रांस के पास, तब ये पूरा फ्रेंच बनता है, फिर फ्रांस बनता है। ठीक है, तो ये पूरी गॉल लैंड है जो कि रोमन एम्पायर की थी, दो तरफ से कोस्ट लाइन से, एक तरफ से माउंटेन रेंज। ठीक है, एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, फिर माउंटेन रेंज है, लॉन्ग रिवर्स है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें प्लेन्स है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सूटेबल लैंड है। यहाँ पे एक जर्मनिक ट्राइब आती है, यानी कि जर्मन मूल की एक ट्राइब आती है जिसका नाम था फ्रैंक, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया फ्रांस। ठीक है, 6th सेंचुरी से क्या होता है, यहाँ पे किंगडम रूल करते हैं जो फ्रेंकिश यानी कि फ्रेंच रूलर होते हैं एक तरह के, जो कि क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। ठीक है, हमने बताया था रोमन एम्पायर के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को मान लिया था, रोमन एम्पायर के ही मूल के लोग थे जर्मन ट्राइब जो थी फ्रैंक, इन्होंने आके फ्रांस को फ्रांस का नाम दिया जो कि पहले गॉल कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें तो कब स्ट्रेंथन हुई, लगभग 800 के करीब में जो पोप थे उन्होंने किंग को एक टाइटल दे दिया होली रोमन एम्पायर का, यानी कि एक तरह से समझ लो कि पोप ने क्या किया, यानी कि जो फ्रेंच थे, फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस के जो राजा था उसे लेजिटिमेसी किसने दी थी, पोप ने। ठीक है, और अगर समझ लो एक तरह से कि अगर किसी पोप ने यानी कि एक धार्मिक लीडर ने अगर लेजिटिमेसी दे दी एक राजनीतिक लीडर को, तो लोग उसे और ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, वही काम हुआ और उन्होंने नाम दे दिया होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर क्यों दिया, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच जो लोग थे यानी कि जो ये फ्रैंक लोग थे ये भी रोमन के ही थे, और होली रोमन एम्पायर का नाम देना का मतलब ही हुआ कि एक तरह से जो रोमन एम्पायर पहले थे ना वही पवित्र राजा का एक तरह से परछाई यहाँ पे है जो बाइजेंटाइन एम्पायर से थोड़ा लिंक होता है। देखो ऐसे फ्रेंच का एक जगह थी, प्रोविंस थी नॉर्मैंडे। ठीक है, वहाँ के जो ड्यूक लोग थे उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाले एरिया को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया था 11वीं सेंचुरी में और वहाँ जाके रूल करने लगे थे। वहीं पे फिर इंग्लैंड में क्या होता है, 3 ऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं उसके बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये 3 ऑर्डर्स का सिस्टम है क्या, के लिए काम के आधार पर इन्होंने 3 ऑर्डर में बांट दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। काम के आधार पर कैसे, एक बिशप कहते हैं कि 3 लोग हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग लड़ते हैं और कुछ लोग स्टिल सिर्फ काम करते हैं। तो पूजा करने वाले कौन हो गए, क्लर्गी जो पादरी वर्ग हो गया, जो फाइट करने वाले वो है नोमेलिटी यानी कि जो सामंत में जो अभिजात वर्ग है वो, ठीक है, और काम करने वाले स्टिल पीजेंट्री यानी कि जो किसान वर्ग हो गया वो। अब देखो ये इसे देखो कि ये हाँ कैसे करवाते थे, लोगों के सामने कैसे से प्रूफ करते थे। ये कहते थे कि आप समझ लो कि अगर मतलब कोई वो है, कोई लाइक पशुपालक है, ठीक है, वो क्या अपने सारे जानवरों को, गाय है, डंकी है, ठीक है, काऊ, डंकी, शीप, गोट, सबको क्या एक ही स्टेबल में रख लेता है, एक ही अस्तबल में रख लेता है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर वो एक अस्तबल में रहेंगे तो फिर क्या होगा कि लड़ाई होगी, कोई भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा, एक दूसरे पे लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। सेम इसी तरह ह्यूमंस भी एक अस्तबल पे नहीं रह सकते, यानी कि उनके लिए क्या है कि सब इक्वल नहीं है कि उन्हें एक साथ ही एक जगह पे एक लेवल पे रख दिया जाए। एक लेवल पे रखना इज़ नॉट इक्वालिटी, लाइक वो क्या है कि ठीक नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इन्हें 3 अलग अलग उसमें बांटा गया। ठीक है, तो इस तरह से वो जस्टिफाई करते थे अपने इस 3 ऑर्डर को। वैसे तो कहा जाए आज के टाइम पे कोई नहीं मानेगा कि कौन ऊंचा ऑर्डर है कौन नीचा ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने किस आधार पर जस्टिफाई किया वो बताया गया। ठीक है, इसमें 3 ऑर्डर्स में अब पहले इन्होंने सेकंड ऑर्डर की बात करी, नोबिलिटी की बात हमने पहले कर रहे हैं हम, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ईजी वही है कि प्रिस्ट ने क्या करे थे, ऑर्डर सेट करे थे और अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर पे रखा, अपने आप को सबसे पहले रखा। पादरियों ने, पादरी वर्ग जो था, प्रिस्ट जो थे, ठीक है, सेकंड नंबर पे रखे उन्होंने नोबल्स यानी कि जिनके पास क्या थी, ज़मीन थी, ठीक है,
नोबल्स रियलिटी में क्या होते थे, सेंट्रल रोल प्ले करते थे सोशल प्रोसेस का। जैसे मान लो राजा करता है, ठीक है, राजा एक साम्राज्य में करता था, या फिर समझ लो पॉलिटिशियन आज के ज़माने पे करते हैं, तो वो सोशल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो लैंड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लैंड, मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि एक पॉलिटिकल वो नहीं है, और क्या है, हर कोई जीतता है और उसे ही लैंड को जब्त कर लेता है, वही राजा बन जाता है। तो लैंड इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए ये लोग इंपॉर्टेंट हो गए। और ये जो कंट्रोल का आउटकम हुआ, क्या हुआ कि ये एक प्रथा के रूप में विकास हुआ जिसका नाम था वेसल्स। वेसल्स क्या है, ये जो कंट्रोल हुआ लैंड का, एक दूसरे का लैंड पे आउटकम हो जाना, ये सब कंट्रोल हो जाना, इसे हमने वेसल्स कहा। तो अभिजात वर्ग के अंदर भी क्या होता था, पूरा सीन होता था ऊपर नीचे वाला हायरार्की। एक तो अभिजात वर्ग में हो गया किंग, राजा, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था, बट स्टिल कोई ना कोई तो हेड करता ही है, ठीक है। उसके नीचे आगे बिग लैंड ओनर्स, यानी कि बड़े भूमि रखने वाले बिग लैंड ओनर्स, और उसके नीचे आगे पीजेंट्स, ठीक है। जैसे पीजेंट्स का बिग लैंड ओनर्स के साथ रिलेशन था, ऐसे ही बिग लैंड ओनर्स का किंग के साथ रिलेशन था। क्या होता था कि इन्होंने, पीजेंट्स ने दासत्व स्वीकार करा बिग लैंड ओनर्स का। दासत्व मतलब एक तरह से ये जो वेसल्स हैं, इनकी जो पीजेंट्स हैं वो वेसल हुए बिग लैंड ओनर्स के, और बिग लैंड ओनर्स वेसल्स हुए किंग के, ठीक है। तो ये करते कैसे थे, क्या होता था, तो इनका एक म्यूचुअल प्रॉमिस होता था, एक दूसरे से प्रॉमिस करते थे, अपने को सीनियर बनाते थे, यानी कि पीजेंट्स का सीनियर बिग लैंड ओनर और बिग लैंड ओनर्स के सीनियर किंग, ठीक है। इससे क्या होता था कि ये सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। ये जो बिग लैंड ओनर्स थे, ये किंग को क्या करते थे कि अगर किंग को कभी जरूरत हुई तो हम अपनी आर्मी को भेज देंगे किंग के पास, ठीक है, और किंग इसके बदले में क्या करता था, अपनी तरफ से भी प्रोटेक्शन देता था। ये सारी चीज़ें होती थी। इसके अलावा जो बिग लैंड ओनर्स थे, बाइबल पे क्या करते थे, बाइबल पे अपनी शपथ वगैरह खाते थे कि हम किंग के लिए लॉयल रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ शपथ वगैरह का सीन क्या होता था, पीजेंट्स के साथ होता था। के साथ सेरेमनी वाले दिन क्या होता था कि जो ये थे लोग थे, लाइक किंग लैंड ओनर्स को और लैंड ओनर पीजेंट्स को क्या देते थे, या तो कोई एक चार्टर देते थे, जैसे एक समझ लो आजकल के सर्टिफिकेट्स कह लो, या फिर आपका एफिडेविट कह लो, ऐसी चीज़ें ऑफिशियल पेज देते थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का एक वो दे देते थे, गट्ठा सा कोई, मतलब लाइक मिट्टी दे देते थे थोड़ी सी। वो ये प्रतीक होता था किसका, इनके रिलेशन का, ठीक है, कि हाँ भाई ये अब इसके मास्टर का वो हो चुका है और इसका मास्टर ये है, ऐसे वो डिराइव कर लेते। ये जो एबी वर्ड है वो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी समझ लो कि एबी जो है वो सीरियक अरबी से अब्बा से लिया गया है, जिसका मतलब है फादर, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह से वो फादर, यानी कि एक तरह से अपना हेड समझ लेते थे सामने वाले को, दूसरे लेवल के लोगों को, ठीक है। ये फ्रेंच नोबल्स हैं जो कि हंट पे जाते हैं, यानी कि इनकी जो लाइफ है बिल्कुल मस्त चल रही है, ये शिकार वगैरह करते हैं, ये आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या नोबल जो करते थे, नोबल पूरा प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करते थे, यानी कि इनका बहुत अच्छे से स्टेटस होता था, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनका कंट्रोल होता था अपनी प्रॉपर्टी पे पूरी तरह से, हर तरह से समृद्ध लोग थे ये। और क्या थे, ये अपने खुद की सेना भी रख सकते थे, फ्यूडल लीव्स, और जब राजा को जरूरत होती थी, जैसे मैंने बताया कि अगर राजा को सेना की जरूरत है तो ये अपने फ्यूडल लीव्स में से लोगों को वहाँ भेज देते थे, ठीक है। ये क्या होते थे, ये अपने खुद के कोर्ट रख सकते थे जस्टिस के, और अपने खुद के सिक्के भी बना सकते थे, लाइक सिक्के छाप सकते थे अपने, लाइक इतनी पावर थी अभिजात वर्ग के पास में, नोबल लोगों के पास में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल। सभी जो लॉर्ड है, सभी जो पीपल है उनके लॉर्ड होता था, यानी कि जो उसकी ज़मीन है, उसकी एक सेटल ज़मीन है, उसके अंदर अपने उसने लोगों को कुछ रख रखा है, पीजेंट्स को अपने अंडर वाले, ठीक है, उन सबका लॉर्ड ये होता था। लॉर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेड देने वाला, लाइक रोटी प्रोवाइड करवाने का, अन्नदाता एक तरह से, तो उसे हम लॉर्ड कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते थे, उनके खुद के क्या होते थे, बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों पे खुद के घर होते थे, प्राइवेट खेत होते थे, और पशु चलाने के लिए चारागाह होते थे जहाँ पे पशु को चराया जा सकता है, घर होते थे अपने अपने इनके अंदर वाले जो टीनेंट और पीजेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि इन बिग लैंड ओनर्स के नीचे भी किसान है, किसान वर्ग है, उनके भी खेत होते थे इनके अंदर, और इन सबको मिला के आप मेनर कहते हो, कि बेसिकली इनके पास ज़मीन का कितना बड़ा टुकड़ा होता था जिसमें ये सारी चीज़ होती है, खुद का घर भी है, खुद के खेत भी हैं, ठीक है। जो इसके आसपास साथ काम करने पीजेंट, उनके घर भी हैं, उनके खेत भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जानवरों को रखने के लिए पास्चर्स भी है, चारागाह भी है। तो इतने बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े होते थे जिन्हें आप क्या कहते थे, मेनर कहते थे। इन्हें लीड कौन करता था, लॉर्ड ही लीड करते थे, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये इनके जो प्राइवेट लैंड होते थे ये भी कल्टीवेट कौन करता था, इनके नीचे रहने वाले पीजेंट्स ही करते थे, ठीक है। जिन पे एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर कोई बैटल हो जाती है तो वो क्या करेंगे, पैदल सैनिकों की तरह लड़ेंगे भी, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल काम भी उन्हें फार्म के करने पड़ते थे, किन्हें, इनके अंडर के जो पीजेंट्स होते थे उन लोगों को, यानी कि सबसे ज़्यादा बदतर लाइफ पीजेंट्स की थी, और इनकी लाइफ तो मज़े में चल रही थी। अब क्या है द मैनोरियल एस्टेट। द मैनोरियल एस्टेट क्या होता है, यानी कि एक तरह से मेनर, जो अभी मैंने बताया ना कि मेनर जो इनकी पूरी जागीर होती है, पूरी ज़मीन होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो लॉर्ड का क्या होता था, अपना खुद का मेनर भवन होता था, मैनर हाउस होता था,
देखो ये जो लॉर्ड होते थे वो कुछ गाँवों पे भी कंट्रोल करते थे, कुछ कम गाँवों पे करते थे तो कुछ ज़्यादा गाँवों पे करते थे, कुछ तो इतने छोटे गाँवों पे करते थे कि सिर्फ 12 फैमिली है, कुछ इतने भी कि इतने लार्ज स्टेट है कि 50 से 60 इंक्लूडेड है उनके अंदर। ठीक है, यानी कि अलग अलग वेरी करते थे, लेकिन ये लोग कई सारे गाँवों पे भी क्या करते थे, अपना मजे से लाइक शासन करते थे। ठीक है, इनकी जो सारी ज़रूरतें थी ज़्यादातर इनकी डेली लाइफ की इनके एस्टेट में ही पूरी हो जाती है, यानी कि इनकी जो जागीर है वहीं पे ही सारी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे कोई ग्रेन है यानी कि अनाज मिल जाता था, लोहार है, कारपेंटर है, ये सारी चीज़ें जो भी लॉर्ड को चीज़ें ज़रूरत होती थी वो सब, जैसे वेपन्स को रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें, सैंडस्टोन यानी कि इनके जो मिस्त्री होते थे, राज मिस्त्री, ये सब बिल्डिंग बनाते थे। ठीक है, वुमेन्स वगैरह क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, चिल्ड्रन वगैरह भी वर्क करते थे शराब की उनमें भट्टियों में, इन सब में। ठीक है, तो आराम से इनका पूरा काम हो जाता था। इनके जंगल भी होते थे, वुडलैंड्स भी होते थे, जिसपे आराम से अपने लाइक भेज सकते थे, अपने कैटल्स के लिए चारागाह भी होते थे जहाँ पे वो जाके चढ़ सकते हैं, हॉर्सेस चढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर वाज अ चर्च ऑन द एस्टेट एंड अ कैसल ऑफ डिफेंस, यानी कि चर्च भी होती थी एक उसके अंदर, यानी कि एक जागीर के अंदर चर्च भी हो सकती है, और साथ में डिफेंस के लिए एक दुर्ग बनाया जाता था, यानी कि कैसल बनाया जाता था जिससे डिफेंस बना रहे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें होती थी। और मैनोरियल एस्टेट का आपके मतलब आपके बुक में फोटो भी होगा, आप देख सकते हो कि उसमें सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो मैनर है वो कुड नॉट बी कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। अब इन्होंने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन स्टिल वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं होता था। जैसे जो मिल स्टोन्स हैं या फिर जो मेटल वेयर है वो कभी कभी ना बाहर से लाइक लेके आने पड़ते थे। कुछ मेटल्स हैं, सारे मेटल एक ही ज़मीन पर थोड़ी ना मिल जाएंगे, तो अलग अलग जगह से वो सामान लाने पड़ते थे। लग्जरियस लाइफ अगर जीनी है तो कुछ चीज़ें जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कुछ गहने वगैरह ये बाहर से लेके आ सकते थे, जो कि लोकली प्रोड्यूस नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो इसलिए वो बाहर से भी रिलेशन रखते थे, यानी कि इनकी ज़्यादातर सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी अपनी जागीर में ही, और अगर स्टिल कुछ बचता था तो वो बाहर से ले आते थे। इसके साथ एक वर्ड था द नाइट्स। अब ये नाइट्स क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या था, कॉन्कर करना, यानी कि जो युद्ध वगैरह था बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था एकदम से, क्योंकि ज़मीन इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पहले खुद ही जो किसान हैं उन्हें पैदल सैनिक बना देते थे। अभी हमने पढ़ा कि पीजेंट्स का काम ये भी होता था कि वो पैदल सैनिक बन जाए, लेकिन धीरे धीरे जब ये वॉर वगैरह वाला सीन बढ़ता गया कि लाइक कॉन्करर्स बहुत ज़्यादा हो गई, ये सब होने लगा, तो एक और वर्ग का स्थापना करना पड़ा, दैट वाज नाइट। नाइट क्या होता है, बेसिकली 9th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रिक्वेंटली लोकलाइज जो लोग थे उनमें क्या हुआ, वॉर्स होने लगी। तो अब ये ज़रूरी हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसानों को सैनिक बना दिया तो आपके काम चल जाएगा, अब आपको प्रोफेशनल चाहिए थे इस काम के लिए, तो जो अच्छे घुड़सवार हो ये सब ज़रूरी था। तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी और इन लोगों को हमने नाइट दिया, यानी कि नाइट का नाम दिया। इनके जो प्रॉपर घुड़सवार होते थे जिनका काम ही एक होता था वो लोग। ठीक है, ये लिंक्ड होते थे अपने लॉर्ड से, राजा से लिंक होते थे। ठीक है, पहले डायरेक्टली लॉर्ड से और लॉर्ड राजा से लिंक होता था पूरा। ठीक है, साथ में क्या होता था कि जो लॉर्ड है वो नाइट को क्या देते थे कि एक पीस ऑफ लैंड देते थे, जैसे आप फीफ कहते हो, फीफ, और साथ में एक प्रोटेक्शन कि आपको लाइक प्रॉमिस करते थे कि आपकी हर तरह की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। ये सब जो फीफ होते थे ये इनहेरिट करे जा सकते थे, यानी कि मान लो कि किसी का पिता है वो इनका सैनिक है, ठीक है, और उस सैनिक को ज़मीन मिली तो जब इसका बेटा होगा ना उसे भी वो ज़मीन अपने आप ही मिल जाएगी, इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड है। ठीक है, साथ में ये कितना फैली हो सकती थी, 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक की ज़मीन वो दे सकते थे। इनमें इनके हाउस भी होते थे, फैमिली वगैरह के लिए भी सब चीज़ें होती थी, चर्च होता था। ठीक है, अपना घर इस्टेब्लिश कर सकते थे उसमें डिपेंडेंटली। ठीक है, इसके अलावा वाटर मिल, वाइन प्रेस, इन सब का आराम से इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कि इनके लिए सारी जो ज़रूरत का सामान है वो मिलता था। अब देखो क्या है, क्योंकि ये फ्यूडल मैनर है पूरा। ठीक है, तो इनकी ज़मीन को जो फीफ दी गई है इसे भी कौन जोतेगा, इसे भी पीजेंट्स ही जोतते थे। और एक्सचेंज में क्या होता है, जो नाइट थे वो रेगुलर फी पे करते थे और प्रॉमिस करते थे कि हाँ हम लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से, वॉर में जाएंगे। ठीक है, टू कीप अप द स्किल्स, अपने स्किल्स को बनाए रखने के लिए जो नाइट्स होते थे वो बड़े बड़े टाइम अपना इन्वेस्ट करते रहते थे, किसमें, टैक्टिक्स सीखने में, अलग अलग युद्ध की प्रैक्टिस ही करते रहते थे। ठीक है, और नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, एक जो नाइट होता है वो एक से ज़्यादा लॉर्ड को भी सर्व कर सकता है, उनके अंदर हो सकता है, लेकिन उसकी जो अपनी लॉयल्टी होगी वो सिर्फ अपने लॉर्ड के लिए होगी। लाइक आपका एक तरह समझ लो कि आप होमवर्क सारी टीचर्स का करते हो, लेकिन अगर कंपैरिजन करना पड़ता है कौन से टीचर का करोगे तो आप अपने फेवरेट का करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये है कि ये दासत्व क्या करते थे, दासत्व यानी कि एक तरह से काम, नाइट्स वगैरह वाले हो सकते थे बहुत सारे लॉर्ड्स के अंदर, यानी कि लेकिन जो उसका फेथफुल है, मान लो ये भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ये इसका असली मालिक है। ठीक है, अब इन दोनों में ही बच गए तो ये वाला नाइट कहाँ जाएगा बेचारा, तो यहाँ जाएगा अपने वाले पे, जो इनका इसका पर्सनल अपना होगा। काम वैसे वो सबके लिए कर सकता है क्योंकि लड़ेगा तो भाई पैसे और लाइक बाकी चीज़ें मिलेंगे ही उसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था मेनर की फ़ोटो, ये देखो ये मेनोरियल एस्टेट है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे चारागाह भी है, लाइक यहाँ पे वो अपने खेत भी हैं इनके, अपने जानवरों के लिए जगह भी है चरने की, ये सारी चीज़ें। अगर आप फ्रांस की बात करोगे 12th सेंचुरी की, अगर हम बात करें फ्रांस की,
जो गायक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या करते हुए, स्टोरीज और सॉन्ग्स गाते हुए। किस चीज़ की, कि कितना लाइक हिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या गौरव गान करते हुए, एक तरह से अपनी पोएम से ये बताते हुए कि राजा और नाइट का कितना लाइक ब्रेव रिलेशन है, और नाइट्स जो है वो कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने राजा के लिए। अभी मैंने बताया ना कि चर्च में जो सिंग्स वगैरह सॉन्ग वगैरह है उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है, तो इन हिस्ट्रीज़ का पता चलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट में भी मेंशन होता है कि भाई कितना कोई पॉपुलर है, ठीक है, किसने कितना वो करा है, मतलब कौन कितना ज़्यादा अपने राजा के लिए डिवोटेड है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेनर होते थे जहाँ पे एक अलग ही बालकनी वगैरह बनाई जाती थी एक साथ खाना खाने के लिए। लाइक अभिजात वर्ग और नाइट एक तरह से खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगर्स आते थे और क्या करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे अपना गाना गा के, तो ऑब्वियसली उन्हें रिवॉर्ड वगैरह मिलता था। और उस रिवॉर्ड्स में लाइक रिवॉर्ड क्यों मिलता था, क्योंकि वो तारीफ़ ही करते थे, तो ये भी कह सकते हो कि वो इसलिए भी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। अब क्या है फर्स्ट ऑर्डर, हमने सेकंड ऑर्डर पहले पढ़ लिया क्योंकि वो ज़्यादा रूल करते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज़मीन से ज़्यादा रिलेटेड थे। दूसरा है क्लर्की, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो बेसिकली जैसे आपने अभिजात वर्ग के अंदर पढ़ा, अभिजात वर्ग के अंदर क्या पढ़ा है, किंग है, किंग के नीचे बिग लैंड ओनर्स है, ठीक है, और उसके नीचे पीजेंट्स हैं। तो पीजेंट्स तो एक अलग वैसे भी है, क्लास भी है, और अभिजात वर्ग में ये दोनों हो गए, किंग भी आ गए और आपके जो बिग लैंड ओनर्स हैं या फिर आपके तो लॉर्ड है वो भी आ गए। ऐसे ही जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है इसमें भी कुछ लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। एक तो आ गया पोप। पोप एक तरह से समझ लो आपके कॉलेज में जिसने स्टैब्लिश कराया आपका स्कूल वगैरह, वो पोप हो गया, ठीक है। बिशप एक तरह से प्रिंसिपल मैम समझ लो, ठीक है, वो हो गए बिशप। लाइक मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि आप हायरार्की समझ लो कि पहले वो पोप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बिशप, और उसके नीचे बाकी सारे पादरी, यानी कि आपके सारे टीचर्स, ठीक है। इस तरह से आपकी हायरार्की बनती थी, ठीक है। पादरी इट मीन्स जो आपके मेन क्लर्की, जो आपके वो होते हैं, जो आपके प्रिस्ट होते हैं वो। इसके अलावा एक लोग थे भिक्षु, ये जो आप पढ़ोगे कैसे, जो मॉम्स एंड नन्स होते हैं वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वो भिक्षु लोग अलग होते हैं, वो उन्हें थोड़ा लाइक मोह माया से दूर रहने वाले लोग हैं, वो आप पढ़ोगे उन्हें प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर हम कैथोलिक चर्च की बात करें, बेसिकली कैथोलिक चर्च में क्या होता था कि उनके खुद के कानून होते थे, उन्हें राजा द्वारा दी गई ज़मीनें होती थी, वो उस पर टैक्स भी लगा सकते थे, लाइक उस ज़मीन पर रहने वाले सब पे टैक्स लगा सकते थे। इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशन थे बहुत पावरफुल थे क्योंकि वो राजा पे डिपेंड नहीं थी, ठीक है। राजा अगर उन्हें पैसे दे रहा है कि वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, अगर वो दे रहा है तो, नहीं दे रहा है तो स्टिल वो अपनी ज़मीन से टैक्स ले सकते थे। इसके अलावा वेस्टर्न चर्च में हेड कौन करता था, पॉप करता था, जो कि ज़्यादातर रोम में रहता था, यानी कि इनका जो लीडर है वो रोम में रहता था, ठीक है। जो इनका रिलीजन का लीडर है, ठीक है, पोप, उनके अंडर रहते थे बिशप और क्लर्कीज, जो मैंने आपको बताया, बिशप और आपके पादरी, ठीक है। ये मिलके आपका फर्स्ट ऑर्डर बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ज़्यादातर विलेजेस की अपनी खुद की चर्च होती थी, जैसे हमने देखा हर मेनर में अपनी चर्च होती थी। हर संडे यहाँ पे लोग जाते थे, इकट्ठे होते थे, प्रीचिंग सुनते थे, मतलब जो इनके वही होते हैं, जो संदेश होते हैं, ये सब सुनते थे लोग, ठीक है। एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रिस्ट, हर कोई अब प्रिस्ट भी नहीं बन सकता है। और सर्फ भी क्या होने लगा, सर्फ वर बैंड एज वर द फिजिकली चैलेंज, यानी कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो सर्फ नहीं बन सकता, और हर कोई प्रिस्ट नहीं बन सकता था। वुमेन क्या होती थी, वुमेन कभी भी प्रिस्ट नहीं बन सकती थी, केवल मैन प्रिस्ट बन सकते थे, जो भी शादी ना करें, सिर्फ वो, ठीक है। इसके अलावा जो बिशप होते थे, बिशप व रिलीजियस नोबिलिटी, एक तरह से मान लो बिशप वो लोग होते थे जो इस वाले रीजन में, इस वाले टाइम, इस वाली लेवल पे भी एक तरह से अभिजात होते थे वहाँ के, यानी कि वहाँ के शाही शासन में रहने वाले लोग। जैसे लॉर्ड रहते थे, उनकी खुद की ज़मीन होती थी, एस्टेट रहते थे, वैसे ही बिशप के पास भी अपने खुद के एस्टेट होते थे, बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस होते थे अपने बड़े बड़े, ठीक है। अब क्या है, चर्च को और कैसे पैसा आता था, चर्च एक टैक्स लगा सकती थी, टीथ। अभी टीथ क्या होता है, जितना भी पीजेंट्स ने उगाया, जितना भी पीजेंट्स के पास है उसका 1/10 कर, ठीक है, इसलिए इसका नाम टीथ पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, 1/10 आपको चुकाना पड़ेगा किसे, चर्चिस को। इसके अलावा चर्चिस की मनी कहाँ से आती थी, जितने भी जो अमीर लोग होते थे वेलफेयर के लिए किसी भी हिसाब से क्या करते थे, यहाँ पे आके टैक्स दे देते थे कि ठीक है, जो अमीर लोग हैं पैसे दान दे देते थे। इसके अलावा एक ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन था कि अगर आपने कुछ भी पाप कराया और आपने चर्चिस में आके क्या कर दिया, पैसे डोनेट कर दिया, तो आपका पाप धुल जाएगा, ठीक है। तो इन सब से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज कंडक्ट करवाई जाती थी, ठीक है। किसके द्वारा, ये देख लेते हैं, चर्चेस के द्वारा, ठीक है, जो कि फॉर्मल कस्टम था फ्यूडल एलीट का, यानी कि जैसे फ्यूडल एलीट है ना, फ्यूडलिज्म में, सामंतवाद में जो एलीट लोग थे, जो अभी हमने अभिजात वर्ग पढ़े थे, उन्हीं की तरह कुछ सेरेमनीज ये लोग भी करवाते थे। जैसे जो राजा था वो अपने बिग ओनर्स को, बिग ओनर्स पीजेंट से क्या करवाते थे कि आप नील पे झुक जाओ, अपने घुटनों पे झुक जाओ, ठीक है। उसके बाद अपने हैंड को क्लास्प करके क्या करो, मुझे लाइक अपना सर झुकाओ और मुझे नमस्कार करो, ठीक है, जैसे बिल्कुल राजा के आगे होता था। तो ये लोग भी ऐसे करवाते थे। इसके अलावा जो नाम इन्होंने अपने भगवान को दिया, जो लॉर्ड नाम पड़ा है ना,
लॉर्ड गणेश आप कहते हो, लॉर्ड ये लॉर्ड वो, तो ये लॉर्ड शब्द आया कहाँ से है? वो जो लैंड के लीडर्स है ना, जो लॉर्ड है, जो ब्रेड गिवर है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड का मतलब होता है ब्रेड देने वाला, वहाँ से इन लोगों ने कॉपी कराए, ठीक है। चर्च ने लॉर्ड का नाम जो भगवान से लिया है ना, वो इन्होंने कॉपी कराया कहाँ से? फ्यूडलिज्म से और राजा और किसान के रिलेशन से, ठीक है। इन्होंने अपने आप को और बड़ा करने के लिए वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। ऐसे ही टाइम इन्होंने अपने यूज़ करी बाद में, ठीक है। और बाद में चर्चिस में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आने लगी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आगे चलने लगी और बिल्कुल कस्टमरी बन गई, बिल्कुल कॉमन बन गई फ्यूडलिज्म के वर्ल्ड में। अब देखो आप मॉन्क्स की बात करोगे, मैंने एक भिक्षु की बात करी थी ना कि लाइक एक ये तीनों तो मैंने बता दी कि पोप है, उस पर बिशप्स है और क्लर्क्स है। इनके बाद भी एक लेवल आता है भिक्षु, जिन्हें सच में मुहमाया से कोई रिलेशन नहीं होता अपार्ट फ्रॉम चर्च। चर्च के अलावा जो क्रिश्चियंस हैं वो कैसे थे? कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में भी डिवाइडेड थे, जो कि डीपली सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस थे, यानी धार्मिक रूप से सोचते थे, आइसोलेटेड रहते थे, यानी कि अकेले रहते थे, कोई इन्हें मतलब नहीं था पादरी वगैरह से, अलग रहते थे। जैसे पादरी वगैरह क्या करते थे, जो क्लर्क्स थे वो पूरा अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छी से रिच वाली जीते थे, ये बिल्कुल अलग रहते थे टाउन में या विलेजेस में, ठीक है। और साथ में क्या होता था कि यहाँ पे जो एबीज वाला वर्ड आया, जो मैंने बताया ना फादर वाला, ठीक है, दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड एबीज या मोनेस्ट्रीज, यानी कि ये एक रिलीजियस कम्युनिटी में रहते थे, जिन्हें आप मोनेस्ट्रीज कह लो या फिर एबीज कह लो। एक तरह से एबीज का मतलब होता है फादर, या फिर यहाँ पे लिटरल मीनिंग है जहाँ पे लोग रहें, धार्मिक लोग यहाँ पे रहें, तो वो मोनेस्ट्रीज होते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनेस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि दो मोनेस्ट्रीज का नाम भी बताया गया, अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। सेंट बेनेडिक्ट इटली में 529 में, और क्लंगी इन बरगंडी इन 910, ठीक है, बरगंडी और आपका बेनेडिक्ट। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट क्या है मोनेस्ट्रीज हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो आप जस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। आई गेस आया हुआ है एक दो बार। भिक्षु पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा टीथ पे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। टीथ के होता है नाइट पे अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, या फिर अभिजात वर्ग, यानी कि जो आपका ये जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर पे पूरा बड़े लाइक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टीथ पे क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का सिर्फ 1 वर्ड, और नाइट पे क्वेश्चन बना हुआ है पूरा कि नाइट को बताओ, नाइट का और राजा का क्या सीन था, नाइट का और लॉर्ड का रिलेशन को आप कैसे देखते हो, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे पादरी वर्ग में इंपॉर्टेंट आता है मॉन्क्स, आपके भिक्षु कैसे रहते थे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक तरीके से रहते थे। देखो यहाँ पे क्या है, वो जो हमने पोएम देखी थी अपने नाइट वाले सेक्शन में कि उनकी बहुत तारीफ होती थी, कितने डिवोटेड थे, कैसे होती थी। अगर मान लो कह रहा है कि अगर तकदीर में अगर ये लिखा है कि उन्हें काट दिया जाए तो मेरी भी तकदीर में भी वही लिखना, अगर उन्हें लटका दिया जाए तो मुझे भी साइड में लटका देना, अगर उन्हें जला दिया जाए तो मुझे भी उनके साथ जला दिया जाए, और अगर वो डूब जाए तो मैं भी उनके साथ डूबना चाहूँगा। ऐसी ऐसी पोएम आती थी, ये सब लिखा जाता था, ठीक है, यानी कि एक तरह से डिवोशन दिखाता है ये उनका, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं मॉन्क्स पे वापस से आ जाते हैं अपना। मॉन्क्स भी शपथ लेते थे कैसे रहने की, एबे में ही रहने की, यानी कि वही मोनेस्ट्रीज में रहेंगे, ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरा स्पेंड टाइम करेंगे प्रेयर करते हुए, स्टडी करेंगे, मैनुअल लेबर करेंगे, फार्मिंग वगैरह सब करेंगे, ठीक है। प्रिस्टहुड के विपरीत, जैसे पादरी वर्ग पूरा रखता था उसके विपरीत ये ओपन था मैन और वुमेन के लिए। हमने देखा ना प्रिस्ट नहीं बन सकते थे कौन, वुमेन प्रिस्ट नहीं बन सकती थी, इसके अलावा किसान प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। तो इसके विपरीत मॉन्क और नन ये कोई भी बन सकता था, जो मैन होते थे वो मॉन्क्स बनते थे, वुमेन्स आपकी नन्स बनती थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ केसेस हैं जिसपे नहीं लाइक कुछ केसेस ऐसे हैं जो एबीज के, ठीक है, जो कि सिंगल सेक्स कम्युनिटीज़ के नहीं होते थे, यानी कि ज़्यादातर मॉन्क्स और जो मतलब मोनेस्ट्रीज होती थी वो ऐसी होती थी, फीमेल्स ही हैं तो सारे फीमेल्स ही रहेंगी, मेल्स हैं तो सारे मेल्स ही रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी थी जो लाइक बाय थी, यानी कि दोनों ही उसमें रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा सीन है। अगर आप इसके अलावा बात करो तो ये क्या थी, स्मॉल कम्युनिटीज़ थी। फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज़ ऑफ 10 to 20 मैन और वुमेन, 10 to 20 से स्टार्ट हुआ था मोनेस्ट्रीज। उसके अलावा उसके बाद सेवरल 100 तक पहुंच गए, यानी कि लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, लैंड एस्टेट भी होने लगे, जब इतने सारे लोग रहेंगे तो बिल्डिंग भी बड़ी होगी। इसके साथ इन्होंने अपने साथ स्कूल और कॉलेजेस को अटैच करा, हॉस्पिटल्स को अटैच करा। ये कॉन्ट्रीब्यूट क्या करते थे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। जैसे एबीज हेलगार्ड है, ठीक है, वो ये कौन थे, गिफ्टेड म्यूजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम करा है, किसी में कॉमेडी ऑफ सिंगिंग में, प्रेयर्स में, चर्च में गाते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 13th सेंचुरी के अराउंड कुछ ग्रुप्स थे, सम ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स जिन्हें आप फ्रियर्स कहते हो, वो क्या करने के लिए उन्होंने चूजन किया मोनेस्ट्री में ना रह के मूव कर करके अपनी जो शिक्षाएं हैं वो औरों तक पहुंचाना, ठीक है। अब पता है पहले क्या था कि मोनेस्ट्री में रहेंगे पूरी ज़िंदगी। इसके अलावा क्या हुआ कि एक और ग्रुप निकला इनके अंदर से, एक और आइडियोलॉजी निकली कि अलग रहने से क्या मतलब है, ठीक है, कि आप अलग रह रहे हो अपने आप में तो आप इस संदेश को तो पहुंचा ही नहीं रहे। तो ये जो फ्रेरीज थे इन्होंने लाइक
इन फ्रायर्स ने क्या करा कि अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र किया और कहा कि हम अलग अलग जगह घूम के सबको ये संदेश बांटेंगे। तो इन्होंने ये संदेश बांटना शुरू करा। इसके अलावा मोनेस्ट्री का मतलब मैं आपको बता चुकी, ग्रीक वर्ड मोनोस, जहाँ का मतलब है हु लिव्स अलोन, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ क्या है, जो मैंने आपको मोनेस्ट्री बताई थी, मोनेस्ट्री कैसे दिखने लगी थी बाद में जब बड़ी बड़ी हो गई थी, तब का वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये एक मॉन्क है, ठीक है, ये दिखा रहे हैं एक तरह से कि जो भिक्षु है वो कैसे काम कर रहा है, वो दिखा रहे हैं कि कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट में वो काम करते हैं। इसके अलावा जो बेंडिक्विंट मोनेस्ट्री है, देयर वाज अ मैन्यूस्क्रिप्ट विद 73 चैप्टर्स की, वहाँ से हमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है जो कि कई सालों पहले, मैंने सेंचुरीज तक उसे फॉलो किया गया है। रूल्स उसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है। चैप्टर 6 में लिखा है कि परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, यानी कि मॉन्क्स को बोलने की परमिशन बहुत कम मिलनी चाहिए, यानी कि उनके रूल नहीं कि वो कम बोलते थे, ठीक है। अगर वो विनम्र रहेंगे तो वो उनके लिए अच्छी चीज़ है। चैप्टर 7 की उन्हें विनम्र रहना चाहिए। चैप्टर 33 है कि जो मॉन्क्स है कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। चैप्टर 47 कहता है कि खाली रहना जो आलस्य है वो मनुष्य की आत्मा का दुश्मन है। तो आप लगातार जो जितने भी फ्रायर्स और सिस्टर्स हैं वो काम करते रहेंगे, मैनुअल लेबर करेंगे, अपना फिक्स टाइमिंग में पढ़ा भी करेंगे, ठीक है, और सारे काम करेंगे। एक तरह से उनकी लाइफ ईजी नहीं थी। जो चैप्टर 48 था उसमें मेंशन है जो मोनेस्ट्री है वहाँ क्या होना चाहिए, लेड आउट इन सच अ वे कि सारी नेसेसिटीज़ वहाँ पे हो, ठीक है, वाटर मिल हो, गार्डन हो, वर्कशॉप हो, कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकें। ये सारी चीज़ें इनकी एक तरह से बताया गया है कि काम करने का उनका तरीका क्या था। अब 14th सेंचुरी तक क्या हुआ, देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनली अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ द मोनेस्टिज्म, यानी कि एक तरह से इन पे भी क्वेश्चन उठने लगे। इनका एक तरह से महत्व कम हो गया, हर चीज़ पे क्वेश्चन तो उठ नहीं है, तो एक तरह से इन पे भी क्वेश्चन उठने लगे। इंग्लैंड में एक लैंग्लैंड्स की पोएम में, ठीक है, ये था कंट्रास्ट था कि वो लोग ईज़ की लाइफ बताते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं कुछ मॉन्क्स में, ठीक है, प्योर फेथ रखने के बाद ऐसा दिखाते हैं कि हम प्योर फेथ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। पोएम्स में वो कंपेयर करते थे कि अपने आप को दिखाते तो इतना है, लेकिन ये अपनी लग्जरियस लीज लाइफ को कंपेयर करा जाता था कि जो किसानों की मेहनती वाली लाइफ है उनसे। और इसके अलावा भी कई सारी बाद में भी चीज़ें आई, ठीक है, जहाँ पे इनका मजाक बनाया जाता था कि इनका नन का, मॉन्क्स का और फ्रेयर्स का, ठीक। देखो यहाँ पे जैसे इस पोएम में बताया गया है कि जैसे वो नेचर के बारे में बता रहे हैं कि जब नेचर इतना प्यारा हो जाता है कि लाइक मेलोडी होने लगती है, बर्ड्स उड़ने लगती है, बर्ड्स अच्छा गाना गाने लगती हैं और सारी चीज़ें, लाइक नेचर बहुत अच्छे अपने मुकाम पे होती है। तो ये जो मॉन्क्स वगैरह हैं ये भी क्या करते हैं, अलग अलग पिलग्रिम्स स्टेजेस पे, यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाना शुरू करते हैं और घूमने लगते हैं, स्पेशली इंग्लैंड के कैंटरबरी में, ठीक है। इस तरह से बता रहे हैं, एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है उनका, और कुछ नहीं है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही किसी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। अब हम देख रहे हैं द चर्च एंड द सोसाइटी, यानी कि आपका चर्च और समाज का क्या रिलेशन था। कि यूरोपियन में देखो, जो यूरोपियन लोग थे वो क्रिश्चियन बन तो गए थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनके जो बिलीफ वगैरह थे वो अपने ट्रेडिशंस पे, इनके अपने पुराने धर्म पे, अपने पुरानी परंपराओं पे थे। क्रिसमस और जो ईस्टर थे, क्रिसमस एंड ईस्टर इनके बहुत इंपॉर्टेंट पर्व बन गए थे 4th सेंचुरी में आगे। 25 दिसंबर पे क्रिसमस मनाया जाता है, ये तो है ही, ठीक है। वो एक जो पुराना इनका फेस्टिवल था, ओल्ड रोमन प्री रोमन फेस्टिवल जो था, उसने उसे पूरा रिप्लेस कर लिया था क्रिश्चियंस का, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्टर थे, ईस्टर क्या होता था, ईस्टर वो टाइम होता था जहाँ पे कहा जाता था कि ईसा मसीह को, जो आपके क्रिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें दफनाए, उन्हें मतलब छेद करके दीवार में चुनवा दिया गया था, उसके बाद उनका पुनर्जन्म हो गया था, एक तरह से मिरेकल वाला दिन, ठीक है। तो जो ओल्डर फेस्टिवल थे उन्होंने इसे क्या करा, रिप्लेस करने की कोशिश करी, लेकिन इसकी एक फिक्स डेट नहीं है, ये ल्यूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे आपका यहाँ पे भी आप इंडिया में देख सकते हो कि आपकी जो तिथि के अनुसार आपके धर्म परिवर्तित होते रहते हैं, सेम वही ल्यूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनकी भी जो डेट है वो चेंज होती रहती है। ट्रेडिशनली इस डे पे क्या होता है, पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर ऑफ देयर विलेज लैंड, यानी कि वो अपने गाँव जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी के आने के से क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा करना मतलब ऐसा ही करते रहे वो, लाइक इस अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा, ठीक है। साथ में क्या हुआ कि दे कॉल द विलेज पैरिश, अब वो विलेज को पैरिश कहने लगे। पैरिश मतलब वो जो प्रिस्ट के अंडर है, यानी कि जो पादरी के अंडर है, पादरी जिस पे ध्यान रखता है वो पैरिश होता है, यानी कि एक तरह से सब चीज़ों को उन्होंने डिवोट कर दिया चर्च के लिए, ठीक है। ओवरवर्क जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा छुट्टियों को पसंद करते थे, क्योंकि छुट्टियों पे उन्हें कोई काम नहीं करना होता था, इसलिए वो हॉलीडेज, होली जो आपका हॉलीडेज बनाए ना, छुट्टियाँ, जो होली मतलब पवित्र दिन, ठीक है, क्योंकि वहीं तभी छुट्टी होती थी, तो वहीं से आपका वर्ड हॉलीडेज बनता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वो अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे अपनी फैमिली के साथ, फन टाइम स्पेंड करते थे। इसके अलावा जो तीर्थ यात्राएं होती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्ले करती थी क्रिश्चियंस की ज़िंदगी में। बहुत सारे पीपल होते थे, बड़ी बड़ी जर्नीज़ पे जाते थे, अलग अलग तीर्थ स्थलों को घूमने के लिए, बड़ी बड़ी चर्चेस पे, ठीक है, ये सब जाते थे। ओके, हमने देख लिया कि वो लाइक जो चर्च है वो सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी। अब हम तीसरा वर्ग देखने वाले हैं, जो पीजेंट्स फ्री और अनफ्री,
यानी कि जैसे हर उसमें क्या हुआ, जैसे हमने 3 ऑर्डर्स में जो प्रश्न देखे उनमें हमने 3 देख लिए, उसके अलावा हमने अभिजात वर्ग में भी किंग और वो देख लिया, ठीक है। इसके साथ ही तो थर्ड ऑर्डर है जो आपका सबसे नीचे वाला है, उसमें भी किसान है, स्वतंत्र है और बंधक है, यानी कि 3 तरह के लोग हैं इसमें भी, पीजेंट्स हैं, फ्री लोग हैं और अनफ्री हैं, ठीक है। कुछ फ्री होते हैं, कुछ अनफ्री होते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ टर्न टू द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे जाते हैं, ठीक है। जो इनके जो काश्तकार हैं, यानी कि एक तरह से जो इनके कल्टीवेटर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्री पीजेंट्स और एक सर्फ। सर्फ मतलब जिसका मतलब है टू सर्व, यानी कि एक तरह से कृषि दास, ठीक है, जो इनके दास होते थे, ये होगा, ठीक है। यानी कि जो इनके पीजेंट्स हैं वो 2 तरह से डिवाइडेड है, एक तो फ्री है और एक अनफ्री है। ओके, हमने देख लिया। जो फ्री पीजेंट्स होते थे उनका क्या होता था, उनकी खुद की ज़मीन होती थी जो वो खोदते थे। इसके अलावा वो जो मैन है, जो इनका लीडर है, तो वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे उसको। जो पीजेंट्स फैमिली है वो कुछ दिन अपने फिक्स रखती थी हफ्ते के, कि वो उस दिन उन्हें जाना ही था, ज़्यादातर हफ्ते में 3 दिन तो उन्हें जाना ही होता था लॉर्ड के एस्टेट पे, और वहाँ जाके खेती करनी होती थी। द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट, जो भी इससे आउटपुट होता था उसे लेबर रेंट कहा जाता था, जो कि डायरेक्टली लॉर्ड को दिया जाता था। जी हाँ, लॉर्ड को दिया जाता था, यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन पे मेहनत करी, उससे जो भी निकला वो लॉर्ड को दे दिया जाता था, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके अलावा इसके एडिशन में क्या होता था, इनसे कभी कभी अनपेड लेबर भी करवाई जाती थी, यानी कि इनसे काम करवा लिया और पेमेंट नहीं करी गई, जैसे डिगिंग डिचेस की, कुछ खाई वगैरह खोदना, कुछ गड्ढे खोदना, ठीक है। और इसके अलावा लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना, फेंस बिल्डिंग करना, ठीक है, फेंस बनाना, रोड्स को रिपेयर करना, कुछ और बिल्डिंग का काम करना, ये सारी चीज़ें इनसे करवाई जाती थी। बिसाइड हेल्पिंग इन द फील्ड्स के अलावा भी वुमेन और चिल्ड्रन क्या करते थे, अलग अदर टास्क भी करते थे, जैसे थ्रेड से वो मतलब कपड़ा बनाना, ठीक है, कैंडल्स बनाना, ग्रेप्स से पूरा वाइन को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें। देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली, ठीक है। अब टैली जो टैक्स होता था ये क्या था, दैट किंग समटाइम्स इम्पोज ऑन द पीजेंट। अब देखो सब चीज़ पीजेंट से ही ले ली, उनसे आपने लेबर ले लिया, ठीक है, उनसे लेबर से जो प्रोडक्शन हुआ वो भी ले लिया, उनसे आप टैक्स भी वसूल रहे हो, तो सारी चीज़ें, सारी जो होती थी, सारा जो वो होता था, यानी कि जो ख़राब चीज़ें होती थी ये सब किस पे होती थी, इन्हीं लोगों पे होती थी। जबकि ऐसे जो टैक्स हैं जो अभी हमने पढ़ा ये वाला टैली टैक्स, ये किसी पादरी को या फिर किसी लाइक अभिजात वर्ग को नहीं देना पड़ता था, इस कर से वो लोग मुक्त थे। अब देखो यहाँ पे वो लोग जैसे काम कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि जो फ्री लोग थे उन्हें कैसे काम करना पड़ रहा है। अब हम देख ले सर्फ लोग कैसे काम करते थे। जो सर्फ थे वो अपने प्लॉट वो कल्टीवेट करते थे प्लॉट को, ठीक है, जो कि किसकी होती थी, लॉर्ड्स की होती थी। अभी इतने गरीब लोग होते थे तो इनकी खुद की ज़मीन तो इतनी होती नहीं थी, ठीक है, तो लॉर्ड की ज़मीन को वो करते थे। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस लैंड हैज़ टू बी गिवन टू द लॉर्ड, लॉर्ड की ज़मीन है तो भाई लॉर्ड को देते थे, ठीक है। वो और कहाँ का काम करते थे, वो जो ऐसे काम भी करते थे जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के हैं, यानी कि किसी और काम के हैं ही नहीं। जैसे उसके लिए उन्हें कोई वेजेस भी नहीं मिलते थे, ठीक है, कोई छुट्टी भी नहीं हो सकती थी, वो मना भी नहीं कर सकते थे और बिना परमिशन के कहीं जा भी नहीं सकते थे। विदाउट लॉर्ड की परमिशन के कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें। लॉर्ड क्लेम करता था कि उसकी मोनोपोली है सर्फ पे, यानी कि एक तरह से वो उसका मालिक है, उसका कोई सर्फ का कोई अपना अधिकार नहीं है, इनका ये अधिकार है जो है। सर्फ क्या कर सकते थे, सर्फ इनकी चीज़ें यूज़ कर सकते थे, जैसे अपना आटा पीसना है, मतलब अपनी वो गेहूँ पीसनी है तो इनकी चक्की का यूज़ कर लिया, ठीक है, कुछ खाना ब्रेड बनाना है तो इनके अवन का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अलावा वाइन वगैरह के लिए वाइन और बियर का इनकी प्रेस को यूज़ करा जा सकता था, यानी कि सर्फ को इतनी थी कि चलो अपने लॉर्ड की ये चीज़ें वो यूज़ करके अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। अगर किसी सर्फ को शादी करनी है तो लॉर्ड की परमिशन से ही करनी होती थी, ठीक है। लॉर्ड ने परमिट नहीं दिया, लाइक लॉर्ड ने कोई ब्लेसिंग नहीं दी, परमिशन नहीं दिया तो सर्फ शादी नहीं कर सकता। और अगर लॉर्ड लाइक परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है, लॉर्ड अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो परमिशन कैसे देता था, ज़्यादातर पैसे खा के। एक तरह से क्या होता था कि लाइक जो पीजेंट्स हैं वो पैसे देंगे लॉर्ड को, फिर लॉर्ड मानेगा भाई कि हाँ ठीक है तो शादी कर ले, और फिर वो सर्फ शादी कर सकता है। इतनी गंदी कह लो या फिर कह लो कि इतनी बाउंडेड लाइफ थी उनकी। तो अभी हमने ये देखा कि तीनों वर्ग क्या क्या थे, तीनों वर्ग के रूल्स क्या क्या थे, क्या क्या ये कर सकते थे, क्या क्या नहीं। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके अलावा हम पूरा देखेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंग्लैंड में क्या काम होता था, किस तरह से इनके सोशल और लाइक इकोनॉमिकल रिलेशंस थे, कैसे ये चीज़ें प्रभावित हुई, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा, भूमि का उपयोग कैसे होता था, न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आई, चौथा वर्ग कैसे इमर्ज होता है, एक फोर्थ वर्ग, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा कैथेड्रल नगर के बारे में जानोगे, पूरा 14वीं सेंचुरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं और क्या क्या होता है, यानी कि एक तरह से इनके जब रिवोल्ट होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि क्या क्या ऑर्डर्स थे, अब आप पढ़ोगे रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपोज वगैरह भी तो होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।